हेलो मेरे प्यारे लाल और लालियों। ज्ञानावर्स की इस दुनिया में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। क्या सोचे थे हम नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज हम लोग जिस एसएसटी सीरीज की शुरुआत कर चुके थे, जिसका बिगुल बजा चुके थे, आज उसका हम लोग दूसरे चरण का प्रारंभ करेंगे, उसको स्टार्ट करेंगे और उस टॉपिक का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। आज हम लोग पढ़ेंगे कि इंडिया में नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे आई, कैसे अराइज हुआ। हमने इससे पहले वाले चैप्टर में क्या देखा था? नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे अराइज हुई थी। तो अब हम पढ़ेंगे सेकेंड टॉपिक में कि यही फीलिंग, नेशनलिज्म की फीलिंग इंडिया में कैसे अराइज हुई। उसको शुरू करने से पहले हम फिर से उस टर्म को देखेंगे जिसका नाम है नेशनलिज्म। अगर आपको इस नेशनलिज्म टर्म को और गहराई से और अच्छे तरीके से समझना है तो आप हमारे पहले टॉपिक नेशनलिज्म इन यूरोप के पहले वीडियो का पहले के कुछ मिनट के क्लिप को जरूर देखिए। उसमें नेशनलिज्म को एकदम डीपली, एकदम अच्छे ढंग से बताया गया है। यहां पर हम नेशनलिज्म की चर्चा फिर से करेंगे क्योंकि इंडिया में नेशनलिज्म कैसे आया उसको जानने से पहले नेशनलिज्म क्या है यह भी जानना जरूरी है। लेकिन यहां पे हम बस छू कर निकलेंगे नेशनलिज्म को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इंडिया में नेशनलिज्म अराइज कैसे हुआ उसके लिए हम थोड़ा सा समझेंगे कि व्हाट इज नेशनलिज्म। नेशनलिज्म होता क्या है? देखिए, मैं यूरोप में बता चुका हूं, यूरोप वाले पार्ट में, कि जिस भी वर्ड के एंड में इज्म लग जाता है दैट मींस इट्स रिप्रेजेंट एन आइडियोलॉजी। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। तो नेशनलिज्म शब्द मैंने बता रखा है किससे निकला है। ये एक शब्द है नेशन, नेशन से इसकी उत्पत्ति हुई है। नेशन से ही क्या बना है? नेशनलिज्म बना है। और नेशनलिज्म है क्या? नेशनलिज्म है फीलिंग ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स, या फिर फीलिंग ऑफ यूनिफिकेशन। दिस काइंड ऑफ आइडियोलॉजी इज नोन एज नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म क्या है? मैंने बहुत ही विस्तार में चर्चा कर रखा है नेशनलिज्म इन यूरोप के पहले पार्ट में कि एक नेशन और एक कंट्री में क्या डिफरेंस होता है, कैसे एक कंट्री नेशन बनती है जब उस कंट्री में रहने वाले लोगों के अंदर सेम एज इट इज फीलिंग वैसे ही जागृत हो जाए जैसे उनके पेरेंट्स को लेकर उनकी फीलिंग क्या होती है? अराइज होती है। जैसा रिस्पेक्ट आप अपने पेरेंट्स को करते हैं, जैसा रिस्पेक्ट आप अपने बड़ों का करते हैं, अपने टीचर्स का करते हैं, जैसा ही प्यार आप अपने पेरेंट्स को करते हैं, सेम एज इट इज अगर आप रिस्पेक्ट, लव अपने कंट्री को करने लगेंगे, वो कंट्री कंट्री ना होकर क्या बन जाएगी? नेशन बन जाएगी। और उस नेशन में रहने वाले लोगों के अंदर जब वैसी फीलिंग अराइज होने लगती है, कैसी फीलिंग? फीलिंग ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स, कि हिंद देश के वासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हम जिस हिंद देश में रह रहे हैं, भले ही हमारे रंग रूप वेश भाषा सब अलग है, बट वी आर यूनाइटेड। हम सब क्या है? वी आर वन, हम सब एक है। जब ऐसी फीलिंग आने लगती है तो वो कंट्री न रहकर वो नेशन बन जाती है और उस कंट्री में रहने वाले लोगों के अंदर जो फीलिंग आ जाती है, तो ऐसी फीलिंग और ऐसी फीलिंग से बने हुए आइडियोलॉजी को क्या कहते हैं हम? नेशनलिज्म। तो आई होप आपको नेशनलिज्म का मतलब समझ में आ गया होगा। द फीलिंग ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग या द फीलिंग ऑफ यूनिफिकेशन, दिस काइंड ऑफ आइडियोलॉजी इज नोन एज नेशनलिज्म। तो इस नेशनलिज्म की फीलिंग हम देखेंगे इंडिया में कैसे आई। हमने इससे पहले वाले पार्ट में देखा था यूरोप में कैसे आई, तो अब हम देखेंगे कि इंडिया में कैसे आई है। ये इंडिया में कैसे अराइज होती है, तो इसको हम समझेंगे दो टर्म में। कि हमने अभी क्या पढ़ा था? ये जो नेशनलिज्म है, ये नेशनलिज्म की फीलिंग अराइज हुई एक तो यूरोप में, एक तो भैया यूरोप में अराइज हुई और दूसरा अराइज हुई कहां? इंडिया में। लेकिन हमने पढ़ रखा है कि सबसे पहले नेशनलिज्म की फीलिंग कहां पे आई? यूरोप में आई। यूरोप में सबसे पहले नेशनलिज्म की फीलिंग अराइज हुई कैसे? यूरोप में कैसे फीलिंग अराइज हुई? तो यूरोप में अराइज हुई यूनिफिकेशन ऑफ स्टेट्स।
स्टेट्स के यूनिफिकेशन से अराइज हुई। और इंडिया में कैसे अराइज हुई? इंडिया में अराइज हुई स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियल पावर। अब ध्यान समझिए, हम क्या समझ रहे थे? हम ये समझ रहे थे कि नेशनलिज्म की फीलिंग इंडिया में कैसे अराइज हुई, और इंडिया के साथ साथ इंडिया से पहले कहां अराइज हुई थी? यूरोप में। तो यूरोप में अराइज कैसे हुई नेशनलिज्म की फीलिंग? तो यूरोप में ऐसे अराइज हुई कि यूरोप में स्टेट्स का यूनिफिकेशन हुआ। आप आसान भाषा में समझिए कि यूरोप में स्थिति क्या थी। यूरोप में लोगों के अंदर कलेक्टिव बिलोंगिंग्स वाली फीलिंग आ रही थी। लोग ये चीज जान रहे थे कि ये जर्मनी मेरी जर्मनी है, और उनको लड़ना किससे था? जो बाहरी लोग आके उनके स्टेट्स पे क्या कर चुके थे? कब्जा कर चुके थे। उनकी लड़ाई डायरेक्ट उनसे थी। उनको फ्री कराकर वो अपने जर्मनी को क्या कर सकते थे? यूनिफाइड कर सकते थे। तो आप देखेंगे ना 35 39 जर्मन फेडरेशन देखे थे आपने नेशनलिज्म इन यूरोप में? तो उसमें आपने क्या देखा था कि जो 39 जर्मन फेडरेशन है उस पर कब्जा किसने किया था? ऑस्ट्रिया ने, नीदरलैंड ने, डेनमार्क ने। इन्हीं से तो वो लड़के अपने पूरे जो 39 स्टेट है, उन जो बटे हुए थे, जो डिवाइडेड थे, उनको एक किया और उसको पूरा एक नेशन बनाया जिसका नाम दिया जर्मनी। इसी तरीके से आपने देखा इटली के केस में कि सर्डमेनिया पिडमॉन्ट पे ही तो एक्चुअल किंग जो इटली के थे उनका रूल था। बाकी जो 7 पार्ट में इटली डिवाइड थी उस पे किसी अपर पार्ट पे, नदन पार्ट में आप देखेंगे ऑस्ट्रिया हैम्सबर्ग का रूल था, मिडिल पार्ट में पोप था, और जो है सदर्न पार्ट में कौन था? स्पेन बर्बन डायनेस्टी के लोग थे। तो इटली के लोग जो सर्डमेनिया पिडमॉन्ट में रह रहे थे उनकी लड़ाई किससे थी? बाहरियों से। ऑस्ट्रिया को अगर वो भगा देते, वो क्या बोलते हैं बर्बन डायनेस्टी स्पेन को भगा देते, वो पोप से जीत जाते, तो मतलब उनका इटली तो यूनिफाइड हो गया। तो यूरोप में बेसिकली नेशनलिज्म की फीलिंग अराइज कैसे हुई? वो हुई बाय डिंट ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स जो तितर बितर हो रखे थे उनके यूनिफिकेशन से। उन्हें बस अपने स्टेट को क्या करना था? यूनिफाइड करना था। कलेक्टिव बिलोंगिंग वाली फीलिंग्स तो लोगों के अंदर थी कि जर्मनी मेरा है, इटली मेरा है, ये सारी कंट्रियां किसकी है? मेरी है, अपनी है। बेल्जियम मेरा है। समझ रहे हैं? इन अदर हैंड अगर हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया में नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे अराइज होगी? स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियल पावर। और कॉलोनियल पावर ऐसा ही नहीं है कि यहां पे डायरेक्टली उनका लड़ाई किससे थी? दूसरे कंट्री के लोगों से थी। उन्हें यह पता था कि इस कंट्री में जो लोग शुरू से रह रहे हैं वो हम सब क्या हैं? वी आर ब्रदर्स, वी आर सिस्टर्स, है कि नहीं? वी आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, है कि नहीं? उनके अंदर कलेक्टिव बिलोंगिंग वाली फीलिंग थी, उनको दूसरों से लड़ना था। यहां पे क्या सिचुएशन थी? इंडिया में लोग, इंडिया एज अ नेशन था ही नहीं। नेशन छोड़िए, इंडिया एज ए कंट्री ही नहीं था। यू डिडंट बिलीव दैट इंडिया इज नॉट एज अ नेशन एट दैट टाइम ऑफ पीरियड। वी आर टॉकिंग अबाउट 15th-16th सेंचुरी। इंडिया इज नॉट एज अ नेशन। नेशन तो छोड़िए, इंडिया इज नॉट एज अ कंट्री। इंडिया इज डिवाइडेड इंटू सेवरल पार्ट्स which called what? Princely states. इंडिया छोटे छोटे रजवाड़ों में बटा हुआ था। हम एक कंट्री के अंदर रह रहे हैं और एक कंट्री के अंदर ढेर सारे राजा हैं, ऐसी फीलिंग किसी के अंदर नहीं थी। हम सब आपस में भाई हैं, ऐसी फीलिंग किसी के अंदर नहीं थी। इंडिया में प्रिंसली स्टेट थे। इस बड़े भूभाग में आप पढ़ते हो ना, इंडिया का टोटल लैंड मास कितना था? 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का इतना बड़ा लैंड मास आज है, उस समय सोचिए 4.5
के अप्रॉक्स था। और उस समय छोटे छोटे रजवाड़ों में ये इंडिया क्या था, डिवाइडेड था। और जब छोटे छोटे रजवाड़ों में ये इंडिया डिवाइडेड था, छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट में डिवाइडेड था, एंड दे डोंट कनेक्ट ईच अदर, दे हैव नो फीलिंग ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स, they have don't feeling of unification, they have don't feeling of brotherhood। तो पहले आपस में भाईचारे वाली फीलिंग लाई गई कि फर्स्टली हम फील करें कि हम सब आपस में भाई हैं। ये जो जिस बड़े भूभाग में हम छोटे छोटे पार्ट में रूल कर रहे हैं, ये बेसिकली हम सब क्या है, एक बड़े घर के छोटे छोटे कमरे हैं, और ये बड़ा सा घर हमारा ही घर है जो इंडिया है। ये फीलिंग पहले अराइज की गई, और जब ये फीलिंग आ गई तब हमने स्ट्रगल किया किसके अगेंस्ट में, कॉलोनियल पावर के अगेंस्ट में। वो कॉलोनियल पावर और कोई नहीं थे, यही यूरोपियंस थे। इन्हीं के अगेंस्ट हमने लड़ाई लड़ी। तो यूरोपियंस के अगेंस्ट लड़ाई लड़ने से पहले इंडिया में नेशनलिज्म की फीलिंग लानी थी अपने में ही। हम बाहरियों से तो बाद में लड़ेंगे ना, पहले तो हम अभी आपस में ही मारकाट कर रहे हैं। मुगल अंपायर चाह रहा है कि हम मराठा को क्या कर दे, ध्वस्त कर दे। मराठा चाह रहा है कि हम पूरे भारत पे कब्जा कर ले। निजाम चाह रहा है कि हम खुद में एक इंडिपेंडेंट हो जाए। कर्नाटक का नवाब चाह रहा है कि हम भी इंडिपेंडेंट हो जाए। समझ रहे हैं कि नहीं? हम सब यहां पे राजपूत अलग लड़ रहा है, सिख अलग, सिख राजा आपस में ही लड़ रहे हैं। तो इनमें क्या नहीं था, आपस में एकजुटता वाली फीलिंग नहीं थी, आपस में ये यूनिफाइड नहीं थे। और इसी आपस में एकता नहीं थी, आपस में यूनिफिकेशन नहीं था, इसी का फायदा उठा लिया कौन, जो आपस में यूनिफाइड हो चुके थे। कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। जब घर में ही ढेर सारे विभीषण होंगे तो कोई ना कोई लंका ढहा ही देगा। वो कहावत है ना, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो ये यूनाइटेड हुए, तभी आप हिस्ट्री में पढ़ रहे हो, यूनाइटेड जो हुआ वो स्टैंड किया, वो रूल किया, उसने सप्रेस किया सबको, उसका बोलबाला चला, उसका ऑरा बना। और डिवाइडेड वी फॉल, प्रॉस्पेरिटी होने के बावजूद हम क्या किए, फॉल हुए। क्यों? क्योंकि हम यूनिफाइड नहीं थे, हमारे अंदर वो फीलिंग नहीं थी। किसकी फीलिंग? फीलिंग ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स, यूनिफिकेशन की फीलिंग नहीं थी। यही तो हमें पढ़ना है कि ये नेशनलिज्म की फीलिंग अराइज कैसे हुई। तो अब समझ में आ रहा होगा कि यूरोपियंस के लिए बहुत बड़ा नहीं था नेशनलिज्म की फीलिंग अराइज करने के लिए, क्योंकि लोगों को के अंदर तो था ही कि हम सब एक है। हमें बस अपने कंट्री को जो ढेर पार्ट में डिवाइड है उसको एक जगह लाके करना है और नेशन बना देना है। एक्चुअल प्रॉब्लम इंडिया में थी। इंडिया में तो राजपूत अपने ही स्टेट में बिजी था, मुगल अपने ही स्टेट में बिजी था, हैदराबाद का निजाम अपने ही स्टेट में बिजी था, बंगाल का नवाब अपने ही स्टेट में बिजी था। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि गुजरात पे कोई अटैक कर रहा है तो ये हमारे ही कंट्री का एक पार्ट है जिसपे अटैक हो रहा है, तो हम क्यों ना साथ दे दें। ऐसी फीलिंग किसी के अंदर नहीं थी। पड़ोसी पिट रहा है तो पिटने दो, पड़ोसी के पिटने से हमें कोई लेना देना नहीं, जब हम पे अटैक होगा तब देखा जाएगा। ऐसी सोच थी तब के राजाओं की, कोई यूनिफिकेशन वाली फीलिंग नहीं थी। और यही यूनिफिकेशन वाली फीलिंग कैसे अराइज होगी इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो पहले फीलिंग कैसे अराइज होगी उससे उसके पीछे का इंट्रोडक्शन तो जानना जरूरी है ना, कि फीलिंग आने का कारण क्या था, फीलिंग क्यों आई, किस प्रकार से फीलिंग नहीं थी, नेशनलिज्म जैसा कॉन्सेप्ट क्यों नहीं था, क्या था इंडिया में। तो आई होप थोड़ा बहुत आपको अंडरस्टूड हो गया होगा। अब इंडिया जो है यूनिफाइड नहीं था। यूनिफाइड कैसे नहीं था आप देखोगे,
इंडिया में कोई नेशन जैसा कॉन्सेप्ट नहीं था। इंडिया में कोई, देयर इज नो, यहां पे नेशन से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। नेशन छोड़िए, कंट्री से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ये जो बड़ा सा भूभाग देख रहे हो, इसमें आप देखोगे नदन पार्ट में राजपूत, उनको लगता था कि कैसे हम अपनी टेरिटरी एक्सपेंड करें। सेंट्रल पावर आप देखोगे मुगल, नीचे आओगे आप देखोगे बहमनी, इधर आओगे देखोगे हैदराबाद के निजाम, इधर आओगे देखोगे कर्नाटक के नवाब, इधर आप देखोगे बंगाल का नवाब। देन इस तरीके से सब क्या थे, डिवाइडेड थे, प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड थे। अब जब ये प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड थे, और जब प्रिंसली स्टेट में डिवाइडेड थे, तभी तो कॉलोनियल पावर इन पे, तभी तो कोई बाहरी कंट्री अटैक करेगी। इनके फूट, जो इनमें फूट पड़ी है, जो आपस में इनमें भाईचारा नहीं है, ब्रदरहुड ऑन टॉप नहीं है इनका, तभी तो इसका फायदा कोई बाहरी उठाएगा। जब घर में भाइयों के बीच में तकरार होगी, तभी तो कोई बाहरी आके फायदा उठाएगा। और वो बाहरी आते हैं कौन, जिनमें आपस में बनने लगी थी, और वो कौन थे, यूरोपियंस। वो कौन थे, यूरोपियंस। यूरोपियंस आते हैं। यूरोपियंस में कौन कौन आता है, सबसे पहले पोर्तुगीज, पोर्तुगीज के बाद डच, डच के बाद डैनिश, डैनिश के बाद ब्रिटिश, ब्रिटिश के बाद फ्रांस, और फ्रांस के बाद स्वीडिश। इतनी यूरोपियंस कंट्रियां आती हैं कहां, इंडिया में। और ये कब से आना चालू होती हैं, 1498, 1498 से, अर्थात हम कह सकते हैं 16th सेंचुरी के स्टार्टिंग से यहां पे आपको यूरोपियंस कंट्री का आगमन दिखने लगा। और इतनी कंट्रियां आती हैं सिर्फ किस लिए, कि भैया they are not unified, let's crack it, crack the country and rule on it। इस कंट्री को क्रैक करते हैं और इस पे क्या करते हैं, रूल करते हैं। क्यों रूल करना चाहते थे, why they want to come in India, why they want to rule in India। इंडिया में क्या था, ये मान लो ये यूनिफाइड नहीं थे, तो ये 7 समुंदर पार की कंट्रियां क्यों आना चाहती थी इंडिया में। मान लो इनका आपस में नहीं बन रहा, तो 7 समुंदर पार जोखिम लेके ये कंट्रियां क्यों आई, यूरोपियंस कंट्रियां, इसको अपनी कॉलोनी बनाने के लिए। Why they want to make India as a colony। अब इसको समझते हैं कि वो इंडिया को कॉलोनी क्यों बनाना चाहती थी। तो इसके पीछे का 2 रीजन है। यूरोपियंस का इंडिया को कॉलोनी बनाने के पीछे का 2 रीजन है। देखिए, हम और टीचरों की तरह नहीं है कि ऊपर ऊपर से पढ़ा दे, फैक्ट फैक्ट बता दे, थोड़ा बहुत चीज समझा दे, दैट्स इट। हम एकदम तह में जाके आपको बताएंगे। नॉट इवन क्लास 10th, आप भविष्य में भी कुछ ना कुछ इस चैप्टर का अंश आपके अंदर समाया हुआ रहे, यही मेरा मकसद है। इसको इतना डिटेल, इतना डेप्थ में ले जाके पढ़ाने का, हर चीज के पीछे व्हाई, हाउ, व्हाट जानने का। इसलिए मैं इतना डेप्थ में ले जाके पढ़ा रहा हूं। तो हम देख क्या रहे थे, हम देख ये रहे थे कि व्हाई दे वांट टू मेक इंडिया एज अ कॉलोनी। वो इंडिया को कॉलोनी क्यों बनाना चाहते थे, लिख भी देता हूं। व्हाई दे मतलब यूरोपियंस, wanted to make
इंडिया एज अ कॉलोनी क्यों बनाना चाहते थे? ऐसा क्या कारण था? तो इसका दो कारण है. They want to make India as a colony. There is a two reason. First is European reason, and second is Indian geographical reason. दोनों रीजन में डिफरेंस देखिएगा. एक क्षेत्र वाला रीजन है REGION और एक RESON है कारण वाला रीजन. तो एक यूरोपियन से रिलेटेड कारण है और दूसरा इंडिया का जो ज्योग्राफी था वो कारण बना यूरोपियंस का इंडिया में आने का और यूरोपियंस का इंडिया को कॉलोनी बनाने का. और जब वो इंडिया को कॉलोनी बनाएंगे तब हमारी आंख खुलेगी कि भैया हम सब जो अभी आपस में लड़ रहे थे हमें आपस में नहीं लड़ना है, हमें इन बाहरियों से लड़ना है. हम तो एक हैं, वी आर ब्रदर्स एंड वी हैव टू फाइट अगेंस्ट दिस colonial पावर. तो अब एक एक करके देखते हैं व्हाट इज द यूरोपियन रीजन. यूरोपियन रीजन में जो पहला रीजन है वो है कि यूरोपियंस में जब नेशनलिज्म की फीलिंग अराइज हुई, जब ये अवेकन हुए, जब ये रिलीजियस थिंकिंग से लॉजिकल थिंकिंग में कन्वर्ट हुए. हमने देखा था ना यूरोपियंस में नेशनलिज्म के अराइज होने का जो दो सबसे मेन कारण है. फर्स्टली व्हाट इज कि दे अवेक हिमसेल्फ, वो अवेकन होने लगे. अवेकन कैसे हुए कि वो रिलीजियस थिंकिंग से कन्वर्ट होने लगे लॉजिकल थिंकिंग में. तो जब वो रिलीजियस थिंकिंग से लॉजिकल थिंकिंग में कन्वर्ट होने लगे और फिर क्या करने लगे, वो फ्यूडलिज्म से कन्वर्ट होने लगे. किसमें? कैपिटलिज्म में. फ्यूडलिज्म से किसमें कन्वर्ट होने लगे? कैपिटलिज्म में. अर्थात सामंती व्यवस्था से वो कन्वर्ट होने लगे किसमें? पूंजी व्यवस्था में. दे कन्वर्टेड फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म. अब फ्यूडलिज्म क्या होता है हमने बता रखा था कि मान लो कोई जमींदार है, जमींदार के पास ढेर सारे खेत है. मान लो उसने 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया है 1 2 3 4 5 6. और जमींदार तो खुद जाएगा नहीं खेती करने के लिए, तो वो क्या करेगा? 6 फ्यूडल रखेगा जो उनको इस खेत पे काम करके उन्हें क्या कर सके? ग्रेन प्रोवाइड कर सके. अब ये 6 फ्यूडल भी खुद काम नहीं करेंगे. ये क्या काम करेंगे? ये जो जमींदार के 6 वर्कर हैं ये भी अपने अपने खेत में 10-10 20-20 वर्कर क्या करेंगे? अपने लैंड के हिसाब से रखेंगे. तो जो जमींदार और फार्मर के बीच की कड़ी थी, ऐसे ही सिस्टम को क्या बोला जाता था? फ्यूडल सिस्टम, सामंती प्रथा, है कि नहीं? जिसमें फायदा फार्मर्स को नहीं होता था. फायदा किसको होता था? सामंत को और जमींदार को. तो लोग अब क्या करने लगे? फार्मर वर्कर कन्वर्ट होने लगे फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म. अब जब कैपिटलिज्म में कन्वर्ट हो रहे, कैपिटलिज्म मतलब पूंजी, पूंजी मतलब पैसा. दे वांट अ मनी, दे वांट अ मनी, किसी भी तरीके से दे वांट अ मनी. अब मनी चाहिए, मनी अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? मनी कैसे आएगा? कैपिटलिज्म, पूंजी कैसे आएगी? यूरोप में पूंजी उसी के पास होगी जिसके पास उस समय रॉ मटेरियल पर कब्जा होगा. क्योंकि आपको पता है यूरोप कैसा कंट्री था. यूरोप तो एक आइलैंड कंट्री है. यूरोप के चारों तरफ तो पानी है. यूरोप का लैंड तो बहुत छोटा है. तो जब यूरोप का लैंड छोटा है तो यूरोप में रिसोर्स भी तो कम होंगे. और जब यूरोप में रिसोर्स कम होंगे और यूरोप में सभी बनना चाह रहे हैं क्या? कैपिटलिज्म. सब क्या कैपिटलिस्ट बनना चाह रहे हैं. तो कैपिटलिस्ट कौन बनेगा? जिसका रॉ मटेरियल पे कब्जा होगा, जिसका रॉ मटेरियल पे मोनोपोली होगी. और जिसका रॉ मटेरियल पे मोनोपोली होगी वही अपने अनुसार दाम लगा के क्या करेगा? बेचेगा. और वो अपने अनुसार अगर दाम लगा के बेचेगा तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? पैसा कमाएगा. और जब जो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएगा तो वो क्या बन जाएगा? कैपिटलिस्ट. और इस दिस काइंड ऑफ आइडियोलॉजी इज नोन एज कैपिटलिज्म. अब रॉ मटेरियल मिलेगा कहां उनको ज्यादा से ज्यादा? तो रॉ मटेरियल उनको प्रोवाइड होगा ईस्ट कंट्रीज से.
ईस्ट कंट्रीज में जो सबसे बड़ा हब उनको दिखा वो कौन था? इंडिया, भारत, आर्यावर्त, जम्बू द्वीप। इंडिया उनको सबसे बड़ा हब दिखा इस रॉ मटेरियल का। That's why European want to make India as a colony. That's why European want to come in India. I hope you got what I am trying to say. तो वो कैपिटलिस्ट बनना चाहते थे। कैपिटलिस्ट क्यों बनना चाहते थे? बिकॉज दे वांट टू मोनोपोली। वो मोनोपोली चाहते थे। मोनोपोली किस पे? रॉ मटेरियल्स पे। और रॉ मटेरियल्स का भंडार कहां था? इंडिया। अभी हम देखेंगे किस प्रकार के रॉ मटेरियल्स यहां थे कि जिसके लिए ये सब पगलाए हुए थे कि अपना जान जोखिम पे डाल के समुद्र में निकल पड़े। पैसिफिक, अटलांटिक ओशन को कुछ नहीं दिख रहा था। ये सब पार करके, इंडियन ओशन पार करके कहां आते हैं? इंडिया आते हैं और इंडिया से ट्रेड करते हैं और फिर अपना दबदबा कायम करते हैं यूरोप में। क्योंकि जो ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल इंडिया से खरीदेगा और यूरोप में जितना ज्यादा दाम पे बेचेगा वही सबसे ज्यादा क्या कमाएगा? प्रॉफिट कमाएगा। वही सबसे ज्यादा अमीर बनेगा और उसी का सबसे ज्यादा बोलबाला यूरोप में होगा। तो असली लड़ाई किसकी थी? यूरोप में बोलबाला की, यूरोप में अपना ऑरा बनाने की। द सेकेंड पॉइंट कि ये फ्यूडलिज्म से कन्वर्ट होना चाहते थे किसमें? कैपिटलिज्म में। ठीक। दूसरा, एबॉलिश मोनोपोली ऑफ इटली। ये किसकी मोनोपोली को खत्म करना चाहते थे? इटली की। इटली की कैसे खत्म करना चाहते थे? तो देखिए, आपको पता होगा, अगर मैं बात करूं, ये हल्का सा ड्रॉ कर दे रहा हूं। ये मान लीजिए यूरोप है, ये मान लीजिए एशिया है, ये इंडिया है। ठीक। और ये मान लीजिए इटली है। तो आपको पता होगा पहले एक सिल्क रूट थी, पहले एक सिल्क रूट थी। इस सिल्क रूट से क्या होता था? ट्रेड होता था। इस सिल्क रूट से ट्रेड होता था और सारा रॉ मटेरियल पहले 13, 14, 12 सेंचुरी में क्या होता था? इस सिल्क रूट से सारा रॉ मटेरियल जाता था किसके पास? इटली के पास। क्योंकि सबसे किनारे पे इटली थी। तो चाहे जिस रास्ते से आप जाइए, आप सिर्फ कहां पहुंचेंगे? इटली ही। तो सारा रॉ मटेरियल अपने पास इटली रखता था और इटली अपने अनुसार रेस्ट ऑफ द यूरोप में क्या करता था? डिस्ट्रीब्यूट करता था। तो जब इटली अपने अनुसार रेस्ट ऑफ द यूरोप में रॉ मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट करता था तो किसकी मोनोपोली पूरी यूरोप पे होगी? सबसे ज्यादा इटली की। कौन अंबानी होगा यूरोप का? इटली। तो इटली की मोनोपोली हावी थी, रॉ मटेरियल पे कब्जा इटली का था। किसकी वजह से? सिल्क रूट। किसकी वजह से? कि सी रूट का भी जो यूरोप में जाके खत्म होता था वो कहां खत्म होता था? इटली में। तो इस मोनोपोली को वो खत्म करना चाहते थे। तो इस मोनोपोली को कैसे खत्म करेंगे? जब वो नया रास्ता ढूंढेंगे, जब वो सिल्क रूट वाला रास्ता छोड़ के कोई नया रास्ता ढूंढेंगे। और उन्होंने नया रास्ता कौन सा ढूंढा? सी रूट। उन्होंने कौन सा ढूंढा? सी रूट, लॉन्ग सी रूट, एक लंबा सी रूट जो अफ्रीका को कवर करते हुए आता है। क्योंकि जब वो इटली पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, जब वो खुद में इंडिपेंडेंट होंगे, तब वो ज्यादा प्रॉफिटेबल होंगे, तब वो ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। और जब वो ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे तो वो इटली से आंख पे आंख डाल के बात कर सकेंगे। और जब इटली से आंख में आंख डाल के बात कर सकेंगे तभी तो ऑरा क्रिएट होगा। समझ रहे हो? ठीक। तो सेकेंड पॉइंट क्या था? एबॉलिश द मोनोपोली ऑफ। तो हमको समझ में आया कि यूरोपियन रीजन क्या था। यूरोपियन रीजन था कि पहला रीजन क्या था? कि दे वांट टू कन्वर्ट फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म। वो फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म में कन्वर्ट होना चाहते थे। द सेकेंड रीजन इज दे वांट टू एबॉलिश द मोनोपोली ऑफ इटली। वो इटली की
मोनोपोली खत्म करना चाहते थे। इस वजह से यूरोपियन वांट टू मेक इंडिया एज अ कॉलोनी एंड यूरोपियंस वांट टू कम इन इंडिया टू ट्रेड करने के लिए। इसलिए वो लोग इतना पागल हुए थे, इतना उत्सुक हुए थे। वो थोड़ी ना जान रहे थे कि यहाँ पे यूनिफिकेशन वाली चीज नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ तो यूनिफाइड हो चुका था। और इंडिया वाले से तो डरते थे यूरोपियंस वाले। कैसे डरते थे? उनको पता था भैया इंडिया बहुत ही प्रॉस्परस कंट्री है, वहां पे रॉ मटेरियल, वहां पे मेटल्स, हर चीज, मिनरल्स, हर चीज की भरपूर मात्रा है। और हमारे यहां तो सिर्फ सुपरमैन, बैटमैन ये सब देखने को मिलते हैं। इंडिया में तो बहुत ही खतरनाक लोग हैं। इंडिया में तो हनुमैन है, हनुमैन। तो हनुमैन से सबको डर लगता था कि ऐसे ऐसे आदमी है जो समुंदर लांघ जाते हैं। इंडिया की प्रॉस्पेरिटी से यूरोपियंस डरे हुए थे। वो तो यहां पे आने पे पता चला ना कि अरे इनसे ज्यादा गधा कोई नहीं है। हमारे यहाँ यूनिफिकेशन वाली फीलिंग थी, हमारे यहाँ नेशनलिज्म की फीलिंग अराइज हो चुकी थी, तो हमको लगा कि इंडिया में भी नेशनलिज्म की फीलिंग अराइज होगी हमसे पहले, क्योंकि यूनिवर्सिटी जैसा कॉन्सेप्ट हमसे पहले वहां पे था। तो हो सकता है वहां पे ये फीलिंग आ गई हो। जब वो यहाँ आए, यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे तो गधों की बाढ़ है, कि प्रॉस्पेरिटी तो है, विजडम नहीं है, समझदारी नहीं है, कलेक्टिव बिलोंगिंग्स वाली फीलिंग नहीं है। तब समझ में आया गुरु आओ, चोर चोर मौसेरे भाई मिलके क्या करते हैं, इस शहद को, इस जो छत्ता है ना, इस छत्ते से पूरा शहद निचोड़ लेते हैं। ये मधुमक्खियां बस भिन्नाएंगी, काटेंगी नहीं। ये चीज समझ में आ गया था किसको? यूरोपियंस को। नाउ बैक टू द अनदर रीजन, एंड दैट रीजन इज इंडियन ज्योग्राफिकल रीजन। देखिए आपको ये चैप्टर का एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि नेशनलिज्म की फीलिंग अराइज होगी, लेकिन उसके पीछे का कारण क्या था अराइज होने का। ऐसा क्या क्या फैक्टर था, ऐसा क्या क्या रीजन था, इंडिया में क्या क्या हो रहा था, इंडिया उस समय कैसा था, ये सब अब आपको पता चल रहा होगा। यूरोपियंस क्यों आए थे, क्या करने आए थे, घूमने आए थे कि कुछ करने आए थे, ये सब आपको क्या हो चुका है, पता चल चुका है। नाउ बैक टू द सेकंड रीजन, इंडियन ज्योग्राफिकल रीजन। अब देखिए इंडिया कैसा था। अब हम लोग सेकंड रीजन की बात कर रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफिकल रीजन की। मान लीजिएगा इंडिया का सदर्न पार्ट है, ठीक। तो पहले हम लोग नदर्न पार्ट देख लेते हैं। देखिए इंडिया प्रॉस्परस था। प्रॉस्परस किस टर्म में था? कहते हैं ना इंडिया सोने की चिड़िया था। तो क्या यहां पे कोई सोने की चिड़िया उड़ा करती थी क्या? नहीं। उसे सोने की चिड़िया क्यों कहते थे? क्योंकि पूरे दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो इंडिया के इस लैंड मास में न मिले। कैसे? अगर हम चले जाए सेवन सिस्टर वाले साइड, इंडिया इज अ लैंड ऑफ स्पाइसेस। इंडिया लैंड किसका था? स्पाइसेस का था। हम बंगाल वाले रीजन में चले जाएं, इंडिया इज अ लैंड ऑफ ग्रेन। हम यूपी बिहार वाले रीजन में चले जाएं, इंडिया इज अ लैंड ऑफ व्हाइट गोल्ड। व्हाइट गोल्ड मतलब समझ रहे हो? बालू, रेत, जिसका यूज आज भी कंस्ट्रक्शन में बहुत ज्यादा होता है। इंडिया इज अ लैंड ऑफ व्हाइट गोल्ड, है कि नहीं? हम छत्तीसगढ़ झारखंड वाले में चले जाएं, इंडिया इज अ लैंड ऑफ कोल। अगर हम महाराष्ट्र इधर वाले रीजन में चले जाएं, तो इंडिया इज अ लैंड ऑफ आयरन, कॉटन। अगर हम केरल कर्नाटक यहां वाले रीजन में चले जाएं, इंडिया इज अ लैंड ऑफ गोल्ड।
वो देखे ना मूवी कोलार गोल्ड माइंस, केजीएफ, कोलार कर्नाटक। ऊपर आ जाइए, लैंड ऑफ ड्राई फ्रूट, पाकिस्तान अफगानिस्तान भी अपना हिस्सा था। लैंड ऑफ ड्रग्स, यहां पे तो कभी अच्छी चीज हुई ही नहीं, हमेशा खराब ही चीज होगी, लेकिन फिर भी बताना पड़ रहा है कि उस समय ये भी हमारा पार्ट थे। और ये क्या थे? लैंड ऑफ ड्रग्स। तो इतना ज्यादा डाइवर्सिफाइड अगर मिनरल कहीं होगा, अभी और चीज तो बता ही नहीं, तो अगर बस इतना ही समझ लीजिए कि अगर इतना ज्यादा डाइवर्सिफाइड मिनरल्स, इतना ज्यादा डाइवर्सिफाइड मेटल्स, इतना ज्यादा डाइवर्सिफाइड हर चीज अगर मिलेगा एक ही कंट्री के अंदर, तो मतलब ऐसे क्या है कि आपको 10 सामान चाहिए, तो 10 सामान 10 जगह लेना आपको ज्यादा अच्छा लगेगा कि 10 सामान अगर आपको एक ही जगह मिल जाएगा तो आप ज्यादा अच्छा फील करेंगे? तो आप वहीं जाएंगे ना कि जहां पे आपको 10 सामान एक ही जगह मिल जाए। तो यूरोपियंस के मन में इंडिया इसलिए फेवरेट था, वो इंडिया को अपनी कॉलोनी इसलिए बनाना चाहते थे, वो इंडिया को अपनी बाप की बपौती इसलिए बताते थे क्योंकि इंडिया इतना ज्यादा प्रॉस्परस था, इतना ज्यादा प्रॉस्परस था, सोने की चिड़िया, गोल्डन स्पैरो। देख लीजिए, इतनी ज्यादा चीज किसी एक लैंड मास के अंदर अगर मिल जाए, और उस लैंड मास को, उस छत्ते को से शहद कौन नहीं निकालना चाहेगा? हर कोई निकालना चाहेगा, हर चतुर आदमी निकालना चाहेगा, और यूरोपियंस चतुर हो चुके थे, हम इंडियन से ज्यादा चतुर हो चुके थे। एट दैट टाइम ऑफ पीरियड 80% Indians are illiterate. When Europeans came in India, what they see? They saw that 80% Indians are illiterate. They are prosperous, but illiteracy rate flown by rather quickly. Illiteracy rate बहुत ज्यादा थी इंडिया की, उनको फायदा लगा। अब देखिए, एक जो टर्म है वो हमेशा याद रखिएगा कि प्रॉस्पेरिटी ऑलवेज सर्वाइव विथ पावरफुल पर्सन। समृद्धि हमेशा शक्तिशाली व्यक्ति के साथ पास होती है। प्रॉस्पेरिटी कैन नॉट सर्वाइव विथ वीक पर्सन। इफ यू वांट लक्ष्मी, देन यू हैव टू बी अ विष्णु। अगर आपको लक्ष्मी चाहिए तो आपको विष्णु बनना पड़ेगा। विष्णु मीन्स पावर। अगर पावरफुल होगे तो लक्ष्मी आपके पास होगी। अगर आप कमजोर होगे तो आपकी प्रॉस्पेरिटी आपसे छीन ली जाएगी किसी अनदर पावरफुल पर्सन के पास, फिर लक्ष्मी आपके पास नहीं टिकेगी, है कि नहीं? तो मेरे प्यारे बच्चों, पावरफुल कैसे बनोगे? बाय डिंट ऑफ एजुकेशन, बाय डिंट ऑफ नॉलेज, बाय डिंट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जितना ज्यादा हो सके इंफॉर्मेशन लीजिए, नॉलेज गेन करिए और अपने आप को पावरफुल बनाइए। और पावरफुल बन गए तो प्रॉस्पेरिटी आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। जैसे इंडिया में 1707 तक इंडिया में जो सेंट्रल पावर थी वो कौन थी? सेंट्रल पावर थी मुगल। और 1707 तक जितने भी किंग आए सब पावरफुल थे, और जब सब पावरफुल थे तो प्रॉस्पेरिटी इतनी जो दिख रही है ना, ये सरवाइव कर रही थी उनके साथ। आप किसी को भी देख लीजिए, बाबर पावरफुल, हुमायूं पावरफुल, अकबर पावरफुल, जहांगीर पावरफुल, शाहजहां पावरफुल, औरंगजेब पावरफुल। कौन बेकार था कौन अच्छा था डजंट मैटर, बट मुगल अंपायर की ये सारी कैरेक्टर, ये सारे किंग्स, ये सारे एम्परर सब क्या थे? पावरफुल। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है। आप याद करिए, यूरोपियंस कब से आना चालू किए थे? 1498 में। ब्रिटिशर्स कब आए थे? 1600 में।
उनकी कंपनी बनती है। 1608 में कैप्टन हॉकिंस आते हैं जहांगीर के दरबार में। और सोचिए 1600 से लेकर 1707 तक वो सिर्फ इंतजार करते हैं कि मुगल अंपायर कभी तो डिक्लाइन होगी, मुगल अंपायर में कभी तो वीक किंग आएगा। क्योंकि जब तक मुगल अंपायर में स्ट्रॉन्ग एम्परर है, जब तक पावरफुल एम्परर है, हम इंडिया जैसी प्रॉस्परस कंट्री पर कब्जा नहीं कर सकते। इसकी प्रॉस्पेरिटी को हम हिला नहीं सकते, इसको लूट नहीं सकते। बिकॉज अगर इंडिया लक्ष्मी है तो विष्णु यहां पे है, जो कभी भी सुदर्शन चक्र चला सकते हैं। पर जब 1707, सोचिए 1600 से 1707, 107 साल तक ब्रिटिशर्स ने इंतजार किया। ये आपके लिए सीखने वाली बात है कि पेशेंस इज द की टू सक्सेस। द मोर यू हैव पेशेंस, द मोर यू गेट अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट। तो हैव सम पेशेंस। इन्होंने पेशेंस रखा, किसने? ब्रिटिशर्स ने 107 साल तक पेशेंस रखा। और जब औरंगजेब की डेथ हुई, आके ऐसे नाक पे उंगली लगाई कि मरा है कि अभी नाटक कर रहा है। जब उनको क्लैरिफाई हो गया कि औरंगजेब डाई हो गया है, मर गया है, तो ब्रिटिश की कंट्री इंग्लैंड ने कब्जा नहीं किया इंडिया पे, एक कंपनी ने, ब्रिटिश एज अ कंट्री ने कब्जा नहीं किया है, एक कंपनी ने कब्जा किया है, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा किया है इंडिया पे। माने इंडिया से एक कंपनी गई जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्री, और रिलायंस इंडस्ट्री जाके अगर इंग्लैंड पे कब्जा कर ले, कितनी हंसी की बात है। इंडिया एज अ कंट्री अगर कब्जा करे तो समझ में आता है कि एक कंट्री ने दूसरे कंट्री पे कब्जा कर लिया, इंपीरियलिज्म। एक कंट्री ने कब्जा नहीं किया, एक कंपनी ने कब्जा किया। और नई कंपनी 107 साल पहले बनी थी, 1600 में। 1613 में पहला फैक्ट्री लगाते हैं सूरत में, और 1707 में जब औरंगजेब की डेथ होती है तो कहते हैं, अब उसके बाद ये देखते हैं ना कि मुगल एम्पायर अब सारे क्या है, वीक है। तो जब वीक है तो प्रॉस्पेरिटी तो वीक के साथ सरवाइव नहीं करेगी। प्रॉस्पेरिटी किसके साथ सरवाइव करेगी? जो इतने साल इंडिया में रह के इंडिया को समझ के पावरफुल हो गया है, ब्रिटिशर्स। नाउ प्रॉस्पेरिटी इज शिफ्टेड टू ब्रिटिशर्स फ्रॉम मुगल एम्पायर। और फिर हमें देखने को मिलता है कॉलोनियल पावर का रूल। आफ्टर 1707 के बाद हम देखते हैं ना बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी 1759 1764, बैटल ऑफ प्लासी 1759 और बैटल ऑफ बक्सर 1764। ये दोनों लड़ाइयों के बाद एकदम क्लैरिफाई हो जाता है कि इंडिया में अब रूल कौन करेगा। अब इंडिया में एक्चुअल पावर किसके हाथ में है, सेंट्रलाइज पावर किसके हाथ में है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में है। तो अब ये क्या हो गए, कॉलोनियल पावर। और अब इंडिया धीरे धीरे जागेगा, और जागेगा तब वो स्ट्रगल करेगा इन द अगेंस्ट ऑफ कॉलोनियल पावर। समझ में आया? व्हाट इज द रीजन? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जब इंडियंस को पता चल जाता है कि उन पे रूल कौन कर रहा है, एक फॉरेन कंट्री कर रही है, फॉरेन कंट्री का एक कंपनी कर रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है, ब्रिटिशर्स कर रहे हैं, अंग्रेज कर रहे हैं हम पे रूल। जब ये इंडियंस को पता चल गया तो धीरे धीरे ब्रिटिशर्स की उस कंपनी ने अत्याचार करना चालू किया, एक्सप्लॉइट करना चालू किया, और एक्सप्लॉइट ही नहीं, ओवर एक्सप्लॉइट करना चालू किया। इंडिया के मिनरल्स को, इंडिया के एग्रीकल्चर को, इंडिया के इंडस्ट्री को, इंडिया के वर्कर्स को, है कि नहीं, लेबर्स को, फार्मर्स को, किंग्स को, किसी को नहीं छोड़ा उस कंपनी ने। सबको एक्सप्लॉइट किया, सबको सप्रेस किया, है कि नहीं, सबको ह्यूमिलिएट किया। इसी का रिजल्ट हमें देखने को मिलता है 1857 रिवॉल्ट से। 1857 में पहला रिवॉल्ट होता है इंडिया में, फर्स्ट रिवॉल्ट अगेंस्ट
कॉलोनियल पावर, आपको देखने को क्या मिलता है? रिवॉल्ट चालू किसने किया? मंगल पांडे। ध्यान से सुनिएगा, मंगल पांडे, हिंदू, हिंदू में भी ब्राह्मण, इनके द्वारा रिवॉल्ट स्टार्ट किया जाता है। लेकिन रिवॉल्ट का लीडर कौन बनता है? ये स्टार्ट कहां करते हैं? मेरठ में। और इस मेरठ से ये रिवॉल्ट स्टार्ट होता है, लेकिन इस रिवॉल्ट का लीडर बनता कहां है? दिल्ली में। और बनता कौन है? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। और ये कौन है? मुस्लिम। तो देखिए, ब्राह्मण मतलब हिंदू, हिंदू ने रिवॉल्ट स्टार्ट किया, स्टार्ट कहीं और हुआ, रिवॉल्ट गया कहीं और, उसका लीडर कौन बना? एक मुस्लिम। फिर आपको ढेर सारे, रानी लक्ष्मीबाई, देखिए एक नया कैरेक्टर, वुमेन, तात्या टोपे, है कि नहीं? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर नाना साहेब, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह। फिर आप देखते हो 1850 जब कॉलोनियल पावर का अत्याचार बढ़ने लगा, तो आप देखोगे 1857 में भारत में रिवॉल्ट होता है। और रिवॉल्ट होता है किसके द्वारा? एक हिंदू के द्वारा, मंगल पांडे के द्वारा। और जब मंगल पांडे के द्वारा रिवॉल्ट होता है, लेकिन रिवॉल्ट का लीडर कौन बनता है? एक मुस्लिम। एक मुस्लिम रिवॉल्ट का लीडर बनता है, बहादुर शाह जफर। फिर आप देखोगे कानपुर में नाना साहेब, तात्या टोपे, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ में बेगम हजरत महल, फिर आप देखोगे बिहार में कुंवर सिंह। ऐसे पूरा नॉर्थ इंडिया में रिवॉल्ट फैल जाता है। लेकिन ये रिवॉल्ट सप्रेस कर दिया जाता है ब्रिटिशर्स द्वारा, उस ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी तब तक बहुत बड़ी बन चुकी थी भारत में, उसने अपना पांव पसार चुका था। लेकिन इस रिवॉल्ट से ब्रिटिशर्स को एक चीज समझ में आ गई, ये रिवॉल्ट सक्सेसफुल इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि ये रिवॉल्ट सिर्फ नॉर्थ इंडिया तक ही सीमित रह गया, और ये एक समय पे एक ही जगह स्टार्ट हुआ। अगर एक जगह एक समय पर सभी जगह एक साथ स्टार्ट हो जाता, तो हो सकता है ब्रिटिशर्स को ये रोकने में मुश्किल होती, और हो सकता है हम फ्री हो जाते 1857 में ही उस कॉलोनियल पावर से। बट नियति को कुछ और ही मंजूर था, डेस्टिनी वांट समथिंग एल्स। और वो क्या चाहती थी कि हम अभी नेशनलिज्म क्या है इसे और सीखें। अभी हमारे अंदर इतना भी भाईचारा वाली फीलिंग नहीं आई है, हम फिर से वही प्रिंसली स्टेट में ही बन के रह जाएंगे। और हो सकता है इससे भयानक रूप पे कोई हम पर रूल करके चला जाए। इसीलिए खुद कहते हैं ना, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। तो ये जो फर्स्ट रिवॉल्ट हुआ, ये अनसक्सेसफुल हुआ। लेकिन एक चीज ब्रिटिशर्स को समझ में आ गई। वो क्या चीज समझ में आई? कि ब्रदरहुड की फीलिंग इस रिवॉल्ट ने जगा दी है लोगों के अंदर। क्योंकि रिवॉल्ट स्टार्ट एक हिंदू कर रहा है, लेकिन रिवॉल्ट का लीडर कौन बन रहा है? एक मुस्लिम बन रहा है। जिस सोसाइटी में वुमेन की कंडीशन सबसे बेकार है, वहां पे चाहे हिंदू वुमेन हो, चाहे बेगम हजरत महल जैसी क्या हो, मुस्लिम वुमेन हो, सबने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो इससे समझ में आ गया कि कलेक्टिव बिलोंगिंग वाली फीलिंग इंडिया में अराइज हो रही है। अब हिंदू मुस्लिम भाई भाई बन रहे हैं, वुमेन्स भी सोसाइटी में अपग्रेड हो रही है। तो ये बहुत बड़ा सरदर्द बनने लगा था किसके लिए? ब्रिटिशर्स के लिए। और ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया कि इस सरदर्द को मिटाना पड़ेगा, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फिर से जो थोड़ा बहुत क्लोजनेस आई है हिंदू मुस्लिम में, उसे ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, उसे तोड़ना पड़ेगा। समझ में रहे हो? तो देखिए, कड़ी से कड़ी हम आपको मिला के बता रहे हैं। जब आप कड़ी से कड़ी मिला के इस नेशनलिज्म इन इंडिया को समझेंगे ना, आपको बहुत मजा आएगा। इससे प्यारा चैप्टर ही आपको कोई नहीं लगेगा। तो होता क्या है? तो जो भाईचारा वाली फीलिंग, जो ब्रदरहुड वाली फीलिंग हिंदू मुस्लिम में अराइज हो रही थी, जो वुमेन का अपग्रेडेशन देखने को मिल रहा था सोसाइटी में, किसको? ब्रिटिशर्स को। ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया, अगर ये ऐसा हो गया तो ये किसके लिए खतरा बनेगा? हमारे लिए खतरा बनेगा, अर्थात कॉलोनियल पावर के लिए खतरा बनेगा। तो अब होता क्या है? उन्होंने हिंदू मुस्लिम में फूट डालना चालू किया,
और ये चीज धीरे धीरे इंडियंस को दिखना चालू हो गई। और जब ये चीज इंडियंस को दिखना चालू हो गई और इंडियंस को और ज्यादा अवेकन करने के लिए, और ज्यादा जगाने के लिए अब इंडिया में बनने लगेंगी पार्टियां। ज्यादा से ज्यादा संख्या में इंडियंस जागे और उनको पता चले, क्योंकि इंडियंस को पता ही नहीं था कि हम पे रूल एक्चुअल में कर कौन रहा है। ये बहुत ही सर्टेन लोगों को पता था, बहुत ही सीमित लोगों को पता था। रूरल एरिया में तो लोगों को पता ही नहीं था कि विदेशी हम पे रूल कर रहे हैं, फॉरेनर्स हम पे रूल कर रहे हैं, जबकि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन कहां रहती थी? रूरल एरिया में रहती थी। लेकिन अब धीरे धीरे क्या होने लगा? पार्टी बनने लगी। पार्टी से अब होगा क्या? ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेकन किया जाएगा इस ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, इस ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में। अब हुआ क्या? देखिए, कांग्रेस में जाने से पहले हम देख लेंगे कि 1876 में कांग्रेस से भी बड़ी एक पार्टी थी, ये जरूर याद रखिएगा। उसका नाम था इंडियन नेशनल एसोसिएशन। इंडियन नेशनल एसोसिएशन, इसको अरविंद घोष और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने क्या किया था? स्टैब्लिश किया था। और अरविंद घोष ने यहीं पे क्या लिखा था? सॉरी तो आपको क्या बस याद रखना है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1876 में, और ये कहां हुआ? कोलकाता में। कहां हुआ? कोलकाता में। कोलकाता में जो है इंडियन नेशनल एसोसिएशन का एस्टेब्लिशमेंट होता है, किसके द्वारा? अरविंद घोष और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। अब आप ध्यान रखिएगा, ये कांग्रेस से पहले, और कांग्रेस से पहले सबसे बड़ी पार्टी थी इंडिया में। और इसका काम क्या था कि बंगाल के लोगों को या बंगाल के बाहर के लोगों को इस क्रूरता वाली जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसके अगेंस्ट में जगाना, कि जब हमारी जनता जाग जाएगी तो वो अपने आप स्वराज की मांग करेगी, वो अपने आप, जब उसके अंदर चेतना जागृत हो जाएगी तो अपने आप सवाल जवाब करेगी, वो अपने आप लड़ेगी। तो इस पार्टी का उद्देश्य ये था। अब इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे 1885 में। 1885 में कब? 28 दिसंबर 28 दिसंबर 1885 में एक जगह है जिसका नाम है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ये कहां है? मुंबई में। यहां पे एक व्यक्ति है जिनका नाम है A.O. ह्यूम। ये कहां से बिलोंग करते थे? आयरलैंड से। ये आयरलैंड के थे और ये इंडिया में क्या थे? आईसीएस ऑफिसर थे, मतलब इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर थे। ठीक है। और इन्होंने एक पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट किया जिसका नाम इन्होंने क्या रखा? इंडियन नेशनल यूनियन। इंडियन नेशनल यूनियन। चूंकि इस सभा में, इस गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में जब 1885 28 दिसंबर को जो है इंडियन नेशनल यूनियन का एस्टेब्लिशमेंट किया गया A.O. ह्यूम द्वारा, तो इसमें टोटल कितने मेंबर थे? इसमें टोटल 78 थे कि 72? देख लीजिएगा, थोड़ा डाउट महसूस हो रहा है कि 78 या 72 मेंबर्स इस समय मौजूद थे। किस समय? जब ये गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में ये हो रहा था। और यहाँ पे एक व्यक्ति थे, बहुत बड़े लीडर, जिनका नाम था दादा भाई नौरोजी। इनका नाम याद रखिएगा, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन। दादा भाई नौरोजी के कहने पर इस पार्टी का नाम, जो इंडियन नेशनल यूनियन था, इसका नाम क्या पड़ा? कांग्रेस। क्या पड़ा? कांग्रेस। तो आपको समझ में आया कि 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट होता है।
कांग्रेस का नाम पहले कांग्रेस नहीं था, पहले था इंडियन नेशनल यूनियन, लेकिन इसमें 78 या 72 देख लीजिएगा आप कितने मेंबर्स थे, इतने मेंबर्स 78 मेंबर्स थे। और इसमें चूंकि दादा भाई नौरोजी भी एक प्रमुख लीडर्स थे, तो उन्होंने एओ ह्यूम को सुझाव दिया कि इसका नाम इंडियन नेशनल यूनियन न रख के क्या रखा जाए, कांग्रेस रखा जाए। और फिर इसका नाम क्या पड़ा, 1885 28 दिसंबर के दिन ही इसका नाम कांग्रेस बना। और 28 दिसंबर 1885 को माना जाता है कि कांग्रेस का क्या हो गया, स्टैब्लिशमेंट हो गया। कि किसके द्वारा हुआ, एक आयरलैंड के व्यक्ति द्वारा जिसका नाम एओ ह्यूम था, जो एक आईसीएस ऑफिसर भी था। और ये 1905 तक क्या रहते हैं, सेक्रेटरी रहते हैं, किसके, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, 1885 से 1905 तक। ठीक, ये चीज जरूर याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं। अब आपको कुछ कांग्रेस सेशन को जरूर याद रखिएगा। पार्टियां क्यों बन रही हैं, उनके पीछे का मकसद क्या है, टू अवेकन इंडियन पीपल अगेंस्ट द कॉलोनियल पावर, इसको जरूर याद रखिएगा। पार्टी ऐसे ही नहीं बन जा रही है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम में जो भाईचारा था वो फिर से फूड क्रिएट किया गया, किया जाने लगा, किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनीज द्वारा। तो इंडियंस को समझ में आया कि हमें अब पार्टियां बनानी पड़ेंगी, और इस क्रूर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, लोगों को और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जगाना पड़ेगा। इसके लिए हमें पार्टी का फॉर्मेशन करना पड़ेगा, जिसके लिए हमने इंडियन नेशनल यूनियन को भी देखा, और उससे पहले हमने किसका, इंडियन नेशनल एसोसिएशन को भी देखा। ठीक है, अब आपको याद रखना पड़ेगा कांग्रेस सेशन को, तो ऐसे याद रखिएगा, ब क न ई, ब से बॉम्बे, क से कोलकाता, न से नागपुर, और ई से इलाहाबाद, जो आज का प्रयागराज है। बॉम्बे में 1885, 1886, 1887 और 1888। यहां पे कौन प्रेसिडेंट बने, यहां मैं लिख दे रहा हूं प्रेसिडेंट। यहां पे प्रेसिडेंट कौन बने, व्योमेश चंद्र बैनर्जी। व्योमेश चंद्र बैनर्जी जो है पहले कांग्रेस प्रेसिडेंट थे जब कांग्रेस एस्टेब्लिशमेंट हुई 1885 में। सेकेंड कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन बनते हैं, दादा भाई नौरोजी। थर्ड कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन बनते हैं, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, और फोर्थ कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन बनते हैं, जॉर्ज यूल। तो ये पहला दूसरा प्रेसिडेंट पूछता है, लेकिन ज्यादा जानकारी रखिए। ये चार लगातार जो कांग्रेस का सेशन हुआ 1885 में एस्टेब्लिशमेंट ही हुआ था, तो उस एस्टेब्लिशमेंट में फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बनता है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। 1886 में दादा भाई नौरोजी, 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी, और 1888 में जॉर्ज यूले। और कांग्रेस सेशन कहां हुआ था, पहला बॉम्बे, दूसरा कोलकाता, तीसरा नागपुर और चौथा इलाहाबाद। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब होता क्या है, देखिए, होता यह है कि ब्रिटिशर्स के एक गवर्नर जनरल बन के आते हैं जिनका नाम होता है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ईस्ट इंडिया कंपनी के ये भारत में क्या रहते हैं, गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल मतलब जैसे आज का हम कह सकते हैं कि कर्ता धर्ता। उस समय पूरी कंपनी का जो सीईओ था भारत में, इंडिया में, वो कौन था, लॉर्ड कर्जन था, है कि नहीं। तो लॉर्ड कर्जन उस समय के गवर्नर जनरल थे। 1889 से ये 1905 तक इंडिया में थे लॉर्ड कर्जन।
अब इनको क्यों बता रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। इन्होंने किया क्या, इन्होंने किया ये कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी को तो ब्रेक ही करना था, वो तो प्राइम मकसद था ब्रिटिशर्स का। तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि यार हम इतने सालों से 1857 रिवॉल्ट के बाद से हम इतना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पार्टियां भी बन गई, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी बन गया, उसमें हम बदरुद्दीन तैयब जी को देख रहे हैं, लेकिन रहमतुल्लाह सयानी जी को देख रहे हैं, ऐसे बहुत से हमें क्या बोलते हैं मुस्लिम लीडर्स मिल रहे हैं उसमें, जो मुसलमानों को प्रेरित कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, है कि नहीं, वुमेन्स का पार्टिसिपेशन भी हम देख रहे हैं। तो हमें हिंदू मुस्लिम को क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा, और जब तक हम हिंदू मुस्लिम का सेपरेशन नहीं करेंगे हम इस कंट्री पे रूल नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं। तो उन्होंने प्लान बनाया और लॉर्ड कर्जन ने फिर किया क्या, जुलाई 1905 20 जुलाई 1905 को अनाउंस किया कि वो क्या करेंगे, बंगाल का पार्टीशन करेंगे। ये अभी क्या किया इन्होंने, अनाउंस किया, अनाउंस दैट कि हम बंगाल का पार्टीशन करेंगे। और ध्यान रखिएगा उस समय का बंगाल बहुत बड़ा था, सबसे बड़ा जो प्रोविंस स्टेट था वो कौन सा था, बंगाल था। सबसे बड़ा जो राज्य था वो कौन सा था, बंगाल था। उस समय के बंगाल में आज का वेस्ट बंगाल, आज का बांग्लादेश, आज का असम का कुछ पार्ट, आज का सदर्न बिहार, इतना बड़ा था क्या ये बंगाल। उस समय का जो बंगाल स्टेट था इतना बड़ा था। इतना बड़ा बंगाल था। तो इन्होंने 20 जुलाई 1905 को ये अनाउंस किया कि भैया ये क्या करेंगे, ये जो है बंगाल का पार्टीशन करेंगे। और जब इन्होंने अनाउंस किया तो क्या होगा, तो आप देखते हो 1905 में कांग्रेस का तुरंत सेशन होता है। कांग्रेस का तुरंत क्या होता है, सेशन, कि भैया कैसे पार्टीशन कर देंगे, कैसे बंगाल को बांट देंगे, क्या रीजन है कि बांट देंगे, है कि नहीं, क्या कारण है कि बांट देंगे। क्योंकि पार्टियां बनी किस लिए है, क्वेश्चन करने के लिए भी और लोगों को जगाने के लिए भी। तो जब 1905 में कांग्रेस का सेशन हुआ और इसके जो प्रेसिडेंट बने, याद रखिएगा वो कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले क्या बनते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं 1905 कांग्रेस सेशन के। और जब ये 1905 कांग्रेस सेशन के गोपाल कृष्ण गोखले बनते हैं और इन्होंने ये तय किया कि भैया अगर ये बंगाल का पार्टीशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम पूरे इंडिया में चलाएंगे स्वदेशी मूवमेंट। हम क्या चलाएंगे पूरे इंडिया में, स्वदेशी मूवमेंट, है कि नहीं। अब होता क्या है, देखिए इन्होंने कहा कि भैया जुलाई में इन्होंने अनाउंस किया कि भैया हम बंगाल का पार्टीशन कर देंगे, है कि नहीं। और 1905 में क्या हो गया, कांग्रेस ने सेशन किया जिसके प्रेसिडेंट कौन बनते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, और इन्होंने कहा कि हम स्वदेशी मूवमेंट चलाएंगे। और फिर हुआ क्या, इन्होंने अनाउंसमेंट वापस नहीं ली, तो 7 अगस्त 1905 को पूरे इंडिया में स्टार्ट हो गया क्या, स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट। इसी का दूसरा नाम था बाइकॉट मूवमेंट। इसी का दूसरा नाम क्या है, बाइकॉट मूवमेंट। ये पूरे इंडिया में क्या हो गया, चालू हो गया। अब आप फिर देखेंगे इसमें लाला लाजपत राय, पंजाब में बाल गंगाधर तिलक, मुंबई इनकी बेटी केतकर, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, और कांग्रेस के प्लस कांग्रेस लीडर, ये सब मिलकर क्या कर स्टार्ट करते हैं, स्वदेशी मूवमेंट। किस डेट से, 7 अगस्त 1905 में।
और पूरे इंडिया में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होता है। और ये पहला फर्स्ट इंडिया में फर्स्ट बिगेस्ट मूवमेंट था। याद रखिएगा, इंडिया में फर्स्ट बिगेस्ट मूवमेंट कौन सा था? स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, और इसमें पहली बार फर्स्ट टाइम किसने पार्टिसिपेट किया था? वुमेन ने। ध्यान रखिएगा, कोई भी मूवमेंट मेंस द्वारा किया जाता था, लेकिन ये बाइकॉट मूवमेंट या स्वदेशी मूवमेंट एकमात्र पहला सबसे बड़ा मूवमेंट था। पहली बात ये याद रखिएगा। और दूसरी बात याद रखिएगा, इस मूवमेंट में पहली बार वुमेन्स ने भाग लिया, बूढ़ों ने भाग लिया, बच्चों ने भाग लिया। और इस मूवमेंट में डिसाइड किया गया, क्या डिसाइड किया गया, इसका गोल क्या था, वो हम देख लेते हैं। ठीक, यहां लिख देते हैं, इसका गोल क्या था? गोल था बाइकॉट फॉरेन प्रोडक्ट्स, है कि नहीं? बाइकॉट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मतलब समझ रहे हो? बाइकॉट गवर्नमेंट स्कूल, हॉस्पिटल, है कि नहीं? आप कह सकते हैं हम कोर्ट, एंड एक्सेप्ट स्वदेशी एंड स्प्रेड हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो देखिए क्या क्या चीज हुआ। पहला, बाइकॉट फॉरेन प्रोडक्ट्स, इसका गोल क्या था कि जितने भी विदेशी सामान है सबको क्या कर दो, बाइकॉट कर दो। दूसरा, बाइकॉट गवर्नमेंट ऑफिसेस, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं सबको क्या कर दो, बाइकॉट कर दो। बाइकॉट गवर्नमेंट स्कूल, हॉस्पिटल, कोर्ट्स। और फिर क्या कहा गया, चौथा, एक्सेप्ट स्वदेशी प्रोडक्ट्स, कि हमें किसे एक्सेप्ट करना है, स्वदेशी प्रोडक्ट्स को। और पांचवा, स्प्रेड हिंदू मुस्लिम यूनिटी, और हमें क्या फैलाना है, हिंदू मुस्लिम एकता को फैलाना है। ये गोल था किसका, स्वदेशी मूवमेंट का। किसका था, स्वदेशी मूवमेंट का। क्या किया गया, बाइकॉट, सारे जो भी विदेशी प्रोडक्ट है सबको बाइकॉट करो, कुछ हम नहीं खरीदेंगे। जितना भी ये हमारा जो है लोकल इंडस्ट्री को इसने डिस्ट्रॉय कर दिया है और अपनी इंडस्ट्री लाके यहाँ पे लगाया है और हमें सामान महंगा बेच रहा है, तो सब बाइकआउट करो। क्या बाइकआउट करो, इनके गवर्नमेंट ऑफिस में काम कोई नहीं करेगा। क्या बाइकआउट करो, इनके स्कूल कोई नहीं जाएगा, इनका हॉस्पिटल में कोई नहीं जाएगा, इनके कोर्ट में कोई नहीं जाएगा। हम क्या एक्सेप्ट करेंगे, हाथ से बनी हुई चीजें। हम क्या एक्सेप्ट करेंगे, जितना भी इंडिया की चीज है उसको एक्सेप्ट करेंगे। हम क्या स्प्रेड करेंगे, हम क्या फैलाएंगे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को जो ये तोड़ रहा है इसको हम फिर से एक करेंगे। तो आप जो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में देखोगे, इसका एक झलक, इसका एक हम कह सकते हैं ड्राफ्ट आप किस में देख रहे हो, ड्राफ्ट फॉर्म आप किस में देख रहे हो, स्वदेशी मूवमेंट में देख रहे हो। तो स्वदेशी मूवमेंट इस प्रकार से पूरे इंडिया में स्प्रेड होता है, लेकिन साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा स्प्रेड नहीं होता है। अब सवाल ये था कि इन्होंने सारे बाइकॉट गवर्नमेंट कर दिए, बाइकॉट वो कर दिए, जब बाइकॉट स्कूल कर दिए, लेकिन इंडिया में कोई भी स्वदेशी स्कूल नहीं था, कोई भी स्वदेशी बहुत ज्यादा हॉस्पिटल नहीं थे, स्वदेशी जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी सब ध्वस्त हो चुकी थी, है कि नहीं? प्रोडक्ट्स सारे हमें, हमारी डिपेंडेंसी बढ़ चुकी थी फॉरेन्स पर, है कि नहीं? तो धीरे धीरे ये मूवमेंट क्या होने लगा, ठंडा होने लगा। आप देखोगे इसी समय लोग बंगाल में गा रहे थे, अमार सोनार बंगाल, अमार सोनार बंगाल। अमार सोनार बंगाल किसके द्वारा लिखा गया है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। इन्होंने ये अमार सोनार बंगाल आज का जो है बांग्लादेश का क्या है, बांग्लादेश का नेशनल एंथम है अमार सोनार बंगाल। इंडिया का नेशनल एंथम और बांग्लादेश का नेशनल एंथम इसी व्यक्ति ने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। और ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने ये कहा, किसमें लिखा था, अपनी बुक, इनकी बुक याद रखिएगा, गीतांजलि में। किसमें, गीतांजलि में, जिसके लिए इनको 1913 में क्या मिला था, नोबेल प्राइज। क्या मिला था,
नोबेल प्राइज मिला था। और ये पहले इंडियन थे जिनको 1913 पहले इंडियन थे जो नोबेल प्राइज पाए। इन्होंने पूरे बंगाल में लोग गाने लगे अमार सोनार बंगाल, हमारा सोने जैसा बंगाल। और यही आगे चल के वेस्ट बंगाल वो बांग्लादेश का क्या बनता है, नेशनल एंथम बनता है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इंडिया का भी नेशनल एंथम लिखा और बांग्लादेश का भी नेशनल एंथम लिखा। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सारी चीजें अपनी बुक गीतांजलि में लिखी। और गीतांजलि की उत्कृष्ट प्रस्तुति के कारण ही इन्हें 1913 में क्या मिलता है, नोबेल प्राइज मिलता है। और ये पहले इंडियन थे जो नोबेल प्राइज प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब ये सब चीज चल रहा था तो फिर लॉर्ड कर्जन से पूछा गया पार्टियों द्वारा कि भैया आप बंगाल का डिवाइडेशन क्यों कर रहे हो। तो इन्होंने बताया कि भैया बंगाल इतना बड़ा है कि अभी मैंने बताया ना कि उसमें वेस्ट बंगाल भी है, बांग्लादेश भी है आज का, असम का सम पार्ट है और साउथ बिहार भी उसमें मिला हुआ था। तो उन्होंने कहा इतना बड़ा बंगाल है कि इसको एडमिनिस्ट्रेशन इसका करना बहुत मुश्किल हो रहा है कि नहीं, इसको जो है सुचारू रूप से चलाना मुश्किल हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन करना इसका मुश्किल हो रहा है। इसलिए हमको बंगाल को कई पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा ताकि हम इसका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से कर सके, ताकि जो सम अदर पार्ट जहां डेवलपमेंट नहीं हो पा रही वहां डेवलपमेंट हो सके। अच्छा, ये तो सिर्फ हाथी के दांत दिखाने के थे। और जब एक्चुअल में कांग्रेस द्वारा पता चला कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और हैं और खाने के कुछ और, खाने वाले क्या थे, तो कांग्रेस को पता चला कि ये हिंदू मुस्लिम को अलग करना चाह रहे हैं। कैसे अलग करना चाह रहे हैं, इन्होंने सर्वे किया और सर्वे में पता चला कि हिंदू मेजॉरिटी, मान लो ये बांग्लादेश है तो हिंदू मेजॉरिटी लेफ्ट हैंड साइड ज्यादा है और मुस्लिम मेजॉरिटी राइट हैंड साइड क्या है, ज्यादा है। तो हिंदू, इन्होंने सर्वे किया, सर्वे में क्या पता चला कि हिंदू मेजॉरिटी किधर है, लेफ्ट हैंड साइड, और मुस्लिम मेजॉरिटी किधर है, राइट हैंड पार्ट में ज्यादा है। तो इन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना हम हिंदू मुस्लिम को दो स्टेट में डिवाइड कर दें। जब दो स्टेट बना देंगे तो ये आपस में कनेक्शन फील नहीं कर पाएंगे, और जब आपस में कनेक्शन नहीं फील कर पाएंगे तो इनको इनमें फूट डालना, इनको आपस एक दूसरे के खिलाफ भड़काना और आसान हो जाएगा, है कि नहीं। और यही काम फिर कर्जन ने किया। कर्जन को कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी भी प्रोटेस्ट से, स्वदेशी मूवमेंट से, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ा। इतना जो मैंने देखा ना हमारा सोनार बंगाल ये वो, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ा। और फिर उसने किया क्या, 20 जुलाई को उसने अनाउंस किया था, 20 जुलाई को उसने क्या किया था, अनाउंस किया था। और फिर कर्जन ने किया क्या, उसने किया क्या, 16 अक्टूबर 1905 को उसने क्या किया, पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का क्या कर दिया, पार्टीशन कर दिया। मान लो ये बंगाल है और बंगाल को टू पार्ट्स में पार्ट डिवाइड कर दिया। इधर इधर कौन सा डायरेक्शन है, देखो इधर कौन सा डायरेक्शन है, वेस्ट, इसे बोल दिया गया वेस्ट बंगाल। जिधर किसकी मेजॉरिटी ज्यादा थी, हिंदू की। और इधर कौन सा डायरेक्शन है, ईस्ट, इसको बोल दिया गया ईस्ट बंगाल, जो आगे चल के यही क्या बन गया, बांग्लादेश। तो अब समझ में आया कि वेस्ट बंगाल ईस्ट में होने के बावजूद उसका नाम वेस्ट बंगाल क्यों है, क्योंकि जब पार्टीशन हुआ तब ये वाला बंगाल किस डायरेक्शन में था, मतलब तब ये बंगाल ईस्ट बंगाल से अगर देखा जाए तो ये वेस्ट में है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया। और इधर किसकी मेजॉरिटी ज्यादा थी, मुस्लिम की। अब ब्रिटिशर्स को फूट डालने में क्या होगी, आसानी होगी, और इसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। स्वदेशी मूवमेंट कुछ हद तक कामयाब होता है क्योंकि इसमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन हुआ, कुछ हद तक लोगों को प्रोटेस्ट के बारे में अच्छे से पता चला कि प्रोटेस्ट कैसे होता है, कैसे किया जाता है कि नहीं। यूनिफाइड का थोड़ा बहुत नॉलेज होने लगा कि हम सब भाई भाई हैं, ये गलत हो रहा है, ये कौन है जो लोग हम पे अत्याचार कर रहे हैं, ये सब लोगों को पता चला, है कि नहीं। और लेकिन बहुत हद तक क्या हो गया, स्वदेशी मूवमेंट अनसक्सेसफुल हो गया। अब देखिए इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने ईस्ट बंगाल में जाके मुसलमानों को भड़काना चालू किया, किसके अगेंस्ट में, हिंदू के अगेंस्ट में। उन्होंने कहा कि एक बात बताओ, ये जो कांग्रेस पार्टी बनी है
इसमें ज्यादातर मेंबर कौन है? उन्होंने कहा ज्यादातर मेंबर हिंदू हैं। कहें तो जब ज्यादातर मेंबर हिंदू के हैं तो किसके वेलफेयर में ज्यादा काम करेंगे? तो उन्होंने कहा हिंदू के। तो कहे मुसलमानों का क्या? मुसलमानों की जब संख्या उस पार्टी में कम है, मुसलमानों की सुनवाई भी क्या होगी? कम होगी। और मुसलमानों का फिर वेलफेयर भी क्या होगा? कम होगा। तो इन्होंने कहा ईस्ट बंगाल साइड वाले मुसलमानों ने कि फिर किया क्या जाए? तो कहा कि तुम भी कांग्रेस पे डिपेंडेंट न रहो, तुम अपनी खुद की पार्टी बनाओ जो किसके सिर्फ वेलफेयर के लिए काम करेगी? मुसलमानों के लिए, सिर्फ मुसलमानों के वेलफेयर के लिए जो काम करे। और कहा कि ये पार्टी बनने में तो खर्चा आता है, कहा इसकी फंडिंग हम करेंगे। कौन करेगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फूट देख रहे हो कैसे डाल दी। और फिर क्या होता है 1906, कब? 30 दिसंबर, 30 दिसंबर 1906 को क्या होता है? एक पार्टी बनती है जिसका नाम पड़ता है मुस्लिम लीग। क्या पड़ता है? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग पार्टी का फॉर्मेशन होता है किसके द्वारा? मेंबर याद रखिएगा, आगा खां, सलीम उल्ला खां, आगा खां और सलीम उल्ला खां, और एक व्यक्ति और थे वकार उल मुल्क। कौन थे? वकार उल मुल्क। तो 3 मेंबर थे, आगा खां, सलीमुल्ला खां और वकार उल मुल्क। आगा खां जो है, इनको माना जाता है स्टैब्लिशर ऑफ मुस्लिम लीग। इनको मुस्लिम लीग का क्या माना जाता है? स्टैब्लिशर माना जाता है। और जबकि जो सलीम उल्ला खां थे, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। फर्स्ट प्रेसिडेंट थे किसके? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग। तो दिसंबर 30 दिसंबर 1906 को क्या होता है? 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन होता है। ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के रहमो करम से फूट डालने का एक बहुत बड़ा अवसर मिलता है। उस अवसर का फायदा उठाते हैं ब्रिटिशर्स और ईस्ट बंगाल साइड एक पार्टी बनवा देते हैं जिसका नाम पड़ता है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग को सलीमुल्ला खां, वकार उल मुल्क और आगा खां द्वारा बनाया जाता है। स्टैब्लिशर, रियल स्टैब्लिशर आगा खां को माना जाता है। और फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है मुस्लिम लीग के बनते हैं वो सलीम उल्ला खां। और जब यह होता है तो कांग्रेस शांत रहने वाली थी नहीं, तो क्या होगा 1906 को कांग्रेस का सेशन होता है। कांग्रेस सेशन। और ये कांग्रेस सेशन कहां होता है? ये कांग्रेस सेशन होता है कोलकाता में। कोलकाता में होता है। अब इसमें कुछ देखो, कांग्रेस में जो ज्यादातर मेंबर थे वो बहुत ज्यादा एजेड थे। एजेड मतलब जो 50 प्लस के लोग थे, लेकिन कुछ गिने चुने लोग थे जो यंग थे। तो जो यंग थे उनमें उबाल था तो उनको समझ में आ रहा था कि भैया मुस्लिम लीग गलत कर रहा है। तो जो वो उबाल वाले लोग थे वो कौन थे? याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक, जो यंग लोग थे, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ठीक, और अरविंद घोष। ये मेंबर थे जो ये चाह रहे थे 1906 के कांग्रेस सेशन कोलकाता में कि भैया जो प्रेसिडेंट है इसका वो किसे बनाया जाए? लाला लाजपत राय को बनाया जाए। प्रेसिडेंट किसको बनाया जाए? लाला लाजपत राय को बनाया जाए। और इनकी दूसरी डिमांड क्या थी? कि स्वदेशी मूवमेंट फिर से चलाया जाए। ठीक है, तो हम इसको इरेज करके आपको बता देते हैं।
देखिए 1906 में कांग्रेस का सेशन होता है कोलकाता में, और कोलकाता में सेशन होता है तो उससे पहले कांग्रेस को जान लीजिए। कांग्रेस में बहुत ज्यादा बुजुर्ग लोगों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन कुछ नौजवान भी थे, नौजवान इन द सेंस जिनकी उम्र लगभग 50-55 के आसपास थी, है कि नहीं, या हम कह सकते हैं कि 35 से 55 के बीच की थी, जिसमें बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष आते थे। और इस कांग्रेस सेशन कोलकाता में इस इन इन यंग यंग लीडर्स की डिमांड क्या थी कि इसके लीडर, एक बार लीडर किसको बना दिया जाए, हमारे यंग लाला लाजपत राय को बना दिया जाए। क्या बना दिया जाए? लीडर। लीडर मतलब प्रेसिडेंट। और दूसरा डिमांड इन्होंने ये किया कि ऐसा करिए आप लोग कि स्वदेशी मूवमेंट फिर से चलवाइए। स्वदेशी मूवमेंट फिर से चलवाइए, और इस बार स्वदेशी मूवमेंट सिर्फ नॉर्थ इंडिया तक सीमित न रखिए, इस बार स्वदेशी मूवमेंट ऑल ओवर इंडिया चलवाइए। ऑल ओवर इंडिया चलवाएंगे तो उसका बहुत ज्यादा अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। तो जो ओल्ड वाले थे उन्होंने कहा अच्छा कह लिए, कहे हाँ कह लिए। अच्छा जैसे मान लो कि अगर तुम्हारी बात न सुनी जाए तब, कहे देखिए यंग है और खून में उबाल है ही, तो फिर समझ जाइए गड़बड़ा सकता है मैटर। तो ओल्ड वालों को तो ये समझ में आ गया कि भैया यंग है, खून में उबाल है, ये कुछ गड़बड़ करेंगे, लेकिन ओल्ड वाले एक्सपीरियंस ज्यादा थे। अब देखिए एक व्यक्ति था जो ओल्ड और यंग के बीच की कड़ी था, जिसके रिस्पेक्ट ओल्ड भी करते थे और यंग भी करते थे, और उस व्यक्ति का नाम था दादा भाई नरोजी, जो जनरली लंदन में रहा करते थे। वो लंदन में ही रहा करते थे। तो दादा भाई नरोजी को बुलाया गया कि भैया कांग्रेस में जो यंग वाले हैं वो कह रहे हैं हमारा खून उबाल मार रहा है, और कभी कभी ऐसा वो इतना ज्यादा उबाल मार जाएगा कि फिर हम किसी को बख्शेंगे नहीं अगर हमारी डिमांड पूरी न की गई। और डिमांड यही थी कि लाला लाजपत राय को प्रेसिडेंट बनाया जाए और स्वदेशी मूवमेंट रेस्ट ऑफ द इंडिया में चलाया जाए। तो हुआ क्या, 1906 में लंदन से बुलाया जाता है दादा भाई नौरोजी को, और 1906 का प्रेसिडेंट कौन बनता है? प्रेसिडेंट बनते हैं दादा भाई नौरोजी। अब जब दादा भाई नौरोजी को ओल्ड वालों ने प्रेसिडेंट बना दिया तो भैया यंग वाले भी कुछ नहीं बोल पाए, क्योंकि वो भी रिस्पेक्ट करते थे दादा भाई नौरोजी की। ओल्ड वाले भी कहे कि तुम्हारा अगर खून उबाल मारता है तो हमारा हमारा अनुभव उबाल मारता है कि नहीं? तो हमारा अनुभव तुम्हारे खून से पे क्या पड़ गया? भारी पड़ गया। तो यंग वालों ने कहा कोई बात नहीं, फिर मौका मिलेगा। और वो मौका कब मिला? 1907 में, अगले ही साल क्या होता है? 1907 सूरत में फिर से कांग्रेस का सेशन होता है। कांग्रेस सेशन होता है, और इस 1907 में होता क्या है? इस 1907 में होता यह है कि इस यंग लीडर्स की फिर से डिमांड होती है। क्या डिमांड होती है? पहला, लाला जी को क्या बना दिया जाए? प्रेसिडेंट बना दिया जाए। और दूसरा, कि स्वदेशी मूवमेंट को क्या किया जाए? फिर से रेस्ट ऑफ द कंट्री में चलाया जाए। अब ओल्ड लीडर्स थोड़ा झिझके कि यार लाला जी अभी वो दादा भाई नौरोजी अभी पिछले साल ही प्रेसिडेंट बने हैं, फिर उनको लंदन से बुलाएंगे तो उनको लगेगा कि देखो यार ये लोग कितने सेल्फिश है। तो उन्होंने क्या किया? ओल्ड वालों ने कहा चलो एक काम करते हैं। इन्होंने कहा क्या कि चुनाव करवाते हैं, चुनाव में जो जीत गया वही प्रेसिडेंट बनेगा। अब ये सब बेचारे यंग थे, बस इनका खून ही उबाल मार रहा था, इनके पास हमें लग रहा बुद्धि कम थी। अब हुआ ये कि भैया चुनाव होता है, चुनाव में ओल्ड वालों की संख्या क्या थी? ज्यादा थी। ओल्ड वालों की संख्या ज्यादा थी, तो ओल्ड वाले जिसे खड़ा करेंगे वही जीतेगा। तो एक साइड खड़े होते हैं लाला और एक साइड खड़े होते हैं रास बिहारी घोष, और एक साइड लाला लाजपत राय। और भैया चूंकि इनके सपोर्टर कौन थे? ओल्ड कांग्रेसी। इनके सपोर्टर कौन थे? यंग कांग्रेसी। मेजॉरिटी में कौन था? ओल्ड कांग्रेसी। तो इलेक्शन जीत कौन जाता है? रास बिहारी घोष।
और ये क्या बनते हैं 1907 सूरत के क्या बनते हैं प्रेसिडेंट। और जैसे ही ये प्रेसिडेंट बनते हैं यंग वालों को समझ में आ जाता है अरे बप्पा रे बप्पा, हमारी तो संख्या वही कम रही, और जब हमारी संख्या ही कम थी तो हमारा आदमी जीतेगा कैसे, हमारे साथ का हो गवा है धोखा, और जब धोखा हो गवा है तो क्या करो पीटो, अब होगा मुलाकात नहीं मुक्का और लात। और फिर उन्होंने क्या किया मुक्का लात, दे कुर्सी, दे चप्पल, दे जूता, दे तमाचा, दे मारना पीटना स्टार्ट कर दिया। और जब मारना पीटना स्टार्ट कर दिया तो होता क्या है कि कांग्रेस ने इन बाल लाल पाल, इनका नाम क्या पड़ गया बाल लाल पाल, बाल से बाल गंगाधर तिलक, लाल से लाला लाजपत राय, पाल से विपिन चंद्र पाल, बाल लाल पाल अरविंद घोष को क्या कर दिया निकाल दिया कांग्रेस से। निकाल क्या दिया ये खुद ही निकल गए क्या हट हट हट, ऐसे कांग्रेस में नहीं रहना है, स्वदेशी मूवमेंट चला नहीं पा रहे हो, ऐसी कांग्रेस का क्या फायदा, चले गए मारपीट करके चले गए। और फिर होता क्या है 1908 अगला साल आएगा ना 1908 को फिर से सूरत में ही कांग्रेस का क्या होता है सेशन, और इस कांग्रेस सेशन में रास बिहारी घोष आते हैं, और रास बिहारी घोष कहते हैं कि प्रोड्यूसर को मारा, डायरेक्टर को मारा, यहां मारा वहां मारा, दौड़ा दौड़ा मारा। वो देखिए ना वेलकम, वेलकम में क्या कहता है मजनू भाई जब पीट के चला जाता है तो आता डायरेक्टर कहता है ना क्या हुआ, जब उदय भाई आते हैं उदय भाई पूछते हैं क्या हुआ तो बोलता है ना तो वैसे ही ये सब पीट के चले गए। तो डायरेक्टर इनसे पूछा रास बिहारी घोष से क्या हुआ, तो इन्होंने कहा प्रोड्यूसर को मारा, डायरेक्टर को मारा, यहां मारा वहां मारा, यहां तोड़ा वहां फोड़ा, सब तोड़ फोड़ के चले गए। और फिर हुआ कि अब हमारा क्या होगा, तो जो लीडर्स थे उन्होंने कहा कोई बात नहीं है 1908 में सूरत कांग्रेस सेशन का प्रेसिडेंट कौन बनेगा तुम, और इन्हें क्या बना दिया जाता है प्रेसिडेंट 1908 सूरत में। और जब ये प्रेसिडेंट बना दिया जाता है और कांग्रेस फिर क्या हो जाती है, अच्छा ध्यान रखिएगा 1907 में कांग्रेस से वो लोग चले जाते हैं तो कांग्रेस टू पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक को बोला जाता है गरम दल और एक को बोला जाता है नरम दल। 1907 में जब वो लोग ओल्ड तोड़ फोड़ मचा देते हैं, लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, कांग्रेस स्प्लिट हो जाती है, इसीलिए 1907 को क्या बोला जाता है कांग्रेस स्प्लिट सेशन। याद रखिएगा बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, कांग्रेस स्प्लिट सेशन किस ईयर हुआ था 1907। क्या हुआ था कांग्रेस टू पार्ट में डिवाइड हो गई, एक गरम और दूसरा नरम। नरम में कौन थे गोपाल कृष्ण गोखले, रहमतुल्ला सयानी, है कि नहीं, ये सब लोग इसमें थे, दादा भाई नरोजी, है कि ना, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये सब किसमें थे नरम में। गरम में कौन था बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। 1908 में सूरत में कांग्रेस सेशन होता है, इसके प्रेसिडेंट कौन बनते हैं रास बिहारी घोष। और 1908 में जैसे ही प्रेसिडेंट बनते हैं पता चलता है कि भैया कि ये मार पिटाई वाले असली दिक्कत हमको गरम वाले देंगे, ब्रिटिशर्स को पता चलता है। ब्रिटिशर्स क्या करते हैं बाल गंगाधर को अरेस्ट कर लेते हैं 1908 में, अरेस्ट कर लेते हैं, और अरेस्ट करके इनको क्या करते हैं 1914 तक जेल में रखते हैं, 6 साल की इनको सजा सुनाते हैं बाल गंगाधर तिलक को। और विपिन चंद्र पाल को इतना पीटते हैं ब्रिटिशर्स पकड़ के, इतना पीटते हैं कि डर के मारे अरविंद घोष सन्यासी बन जाते हैं, और ये स्टैब्लिश करते हैं अरविंद मठ की 1910 में, ये सन्यासी बन जाते हैं। और लाला लाजपत राय मार देख के लंदन चले जाते हैं दादा भाई नौरोजी के पास कि माहौल ठीक नहीं है, हमारा एक ब्रदर जेल में चला गया है 6 साल के लिए, एक ब्रदर पीटा गया है और एक ब्रदर सन्यासी बन गया है, हम रहेंगे तो खतरा है। तो ये कहां चले जाते हैं लंदन चले जाते हैं। तो बड़े बुजुर्गों का हाथ हटने से कितनी परेशानियां आ गई गरम वालों पे, तो गरम पूरा डिस्टर्ब हो गया और नरम अभी बना हुआ था 1908 में। ठीक, ये था हमारा पार्ट 1
नेशनलिज्म इन इंडिया। आई होप अगर आप ये वीडियो शुरू से आखिर तक इस पार्ट को देखेंगे तो मुझे लगता है कि नेशनलिज्म इंडिया के जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और जो एमसीक्यू और मैप बेस्ड क्वेश्चन है आएंगे, उसमें बोर्ड की औकात ही नहीं है कि आपकी क्षमता से ज्यादा पूछ ले। आपकी क्षमता बोर्ड की क्षमता से ज्यादा बना दूंगा अगर आप ये पार्ट 1 देख लिए अच्छे से। और पार्ट 2 पूरा गांधी एरा है, उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पुट अप होते हैं, उसको हम फिर नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम उसको लाएंगे। तो मेरे बच्चों, अच्छे से मन लगाकर एकदम तबीयत दुरुस्त करके कॉफी चाय लेके बैठिए और नेशनलिज्म इन इंडिया मूवी का मजा लीजिए, क्योंकि नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर 2 में, मतलब नेशनलिज्म इन इंडिया पार्ट 2 में आपको रॉकी भाई दिखाएंगे, केजीएफ में कैसे रॉकी भाई की एंट्री होती है और वो नेशनलिज्म को एकदम धड़ल्ले से अराइज करवाते हैं पूरे इंडिया में। अभी देखिए नेशनलिज्म इन इंडिया कैसे अराइज हो रही है, फूट आ रहा, नेशनलिज्म इन इंडिया मतलब नेशनलिज्म अराइज हो रहा था इंडिया में, और फिर क्या होता है, मुस्लिम लीग बनती है, कांग्रेस अपने आप में ही स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है। तो जो वो नेशनलिज्म की फीलिंग अराइज हो रही थी वो फिर क्या हो जाती है, टूट जाती है। अब इस बिखरे हुए भारत को कौन समेटेगा, इंडिया का रॉकी भाई। तो मिलते हैं आपसे सेकेंड पार्ट में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखिए हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया पार्ट 1। जय हिंद।